आप सभी को हमारी ओर से सुप्रभात है विद्यार्थी। क्यों आप लोग सुप्रभात नहीं बोलते हैं? ओके, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज आप लोगों का गद्य और अध्याय संख्या 3 हम प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। बोलिए हाँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना होगा। इनके नाम के आगे लगा है लोकनायक, यानी कि ये है लोक के नायक। ये पीछे जो बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, यही चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बोलिए हाँ। आप अपने यहाँ देखें, हम अपने यहाँ देखते हैं, और कैमरा वाले हमको और पीछे दोनों देख रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण के जन्म के विषय में जाने कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979। बोलिए हाँ। इनका जन्म स्थान है वह गांव जिसका नाम है सिताब दियारा गांव, और अब यह गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण दोनों जिलों में फैला हुआ है। इनके बचपन के पुकार का नाम था बाउल। इनको बाउल कहकर, आप लोग को भी तो कितनों के अजीब अजीब नाम उनके घर पर रखे गए हों। हमारे यहाँ आकर तुम लोग अपना विशेष नाम बताते हो, और घर पे पता चलता है मम्मी पापा कुछ दूसरे नाम से पुकारते हैं। नाम तो हमारे बिहार में टेंगरा, टेंगरिया, नेटाहा है, लोटना, बुधना, मंगरू, झगरू। देखो अपना नाम बता रहा है कि सर मेरा नाम ले लीजिए एक बार, तब झगरू। चलो, जैसे जैसे बड़े हुए इनके नाम के आगे जेपी नाम से ये प्रसिद्ध हुए, और ये जन पक्षधरता के समर्थक थे। जन का पक्ष धर थे, जन का पक्ष लेते थे। जन मतलब लोक, तो जो लोक का, जनता का पक्ष लेता है वो नायक होता है, और नायक वो जनता के थे तो लोक के नायक बने। तो इनका पूरा नाम पड़ा लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इनकी माता श्री का नाम फूल रानी और पिता श्री का नाम हरसु दयाल है। हमने आपसे एक बात कहा कि आप अपने परीक्षा में माता पिता के नाम अवश्य याद करें, और इसके लिए हमने कहा कि कुछ ट्रिक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बोलो हाँ। तो जैसे कल तुलसी के माता जी का नाम हुलसी था, तो तुलसी और हुलसी से आप पकड़ लीजिएगा। बोलो यार, यहाँ पर पकड़िएगा। एक ट्रिक दे रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण में र का उच्चारण है। बोलो हाँ। इनकी माता जी के नाम फूल रानी में भी र का उच्चारण है। इनके पिताजी का नाम हरसु दयाल में भी र का उच्चारण है, और इनकी पत्नी का नाम, अरे पढ़ो, प्रभावती देवी में भी र का उच्चारण है। तो जिसमें चारों ओर र मिल जाए समझना वो जयप्रकाश नारायण है। अरे बोलो। इनकी पत्नी का नाम पकड़ने का और अच्छा उपाय कि इनमें भी प्र है और इनमें भी प्र है, प्रकाश प्रभावती। हाँ कहो। ओके, आगे। इनकी शुरुआती शिक्षा घर पे रहकर संपन्न हुई। बात करते रहो, क्योंकि ये कोई लहाना सिंह वाला पाठ नहीं है बाबू कि मारा देख के नाटक गर्दन पे मुंह से निकला आंख मिन गौट। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने वाले हम। ये चल रहा है, हर पाठ एक विद्या के अंतर्गत आती है। बातचीत निबंध था, फिर पढ़ा लहाना सिंह वाला, उसने कहा था कहानी था, और आज हम लोग जो पढ़े संपूर्ण क्रांति, इस पाठ का नाम है। क्या नाम है? और ये भाषण विद्या है। क्या है? जैसे अंग्रेजी में आपने सुना था कोई स्पीच होता है, ऐसे होता है ना, तो ये स्पीच है। मेरे से डिस्कशन करोगे, केवल डिस्कशन करो, पूरा पाठ क्लियर करवा देंगे। हाँ,
शुरुआती शिक्षा इन्होंने घर पर की, फिर चले गए पटना कॉलेजिएट में पढ़ने के लिए। पटना कॉलेजिएट में पढ़ाई करने के पश्चात इनका दाखिला हो गया पटना कॉलेज में। अरे बोलो जी। लेकिन जब ये पटना कॉलेजिएट में पढ़ रहे थे तो उसी में पढ़ने के दौरान एक निबंध इन्होंने लिखा हुआ था, और निबंध का विषय था, पढ़िए, बिहार में हिंदी की वर्तमान। इस निबंध के लिए इनको एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। सर्वोच्च सम्मान मतलब सबसे ऊंचा सम्मान। पटना कॉलेजिएट से निकल कर कहाँ चले गए? पटना कॉलेज में। अरे बोलो हाँ। उसके बाद भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, तो इन्होंने अपने पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया और उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हिस्ट्री की बातें हैं। 1922 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये अमेरिका भी चले गए। कहाँ गए? कब गए? 22 में क्या करने गए? शिक्षा ग्रहण करने गए। आगे वहाँ ये जाकर निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में वहाँ जाकर इन्होंने पढ़ाई की। जिन जिन विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ा उनके नाम हैं, नाम उनके विद्यार्थी पढ़ा जाए ना। कहाँ कहाँ लिखा है जी नाम? कैलिफोर्निया में गए, बर्कले में गए, विस्किंसन में, मेडिसन में, ये तमाम विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्ययन किया। वहीं पर रहने के दौरान इन्होंने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, इन्होंने लेनिन को भी पढ़ा, इन्होंने समाज को भी पढ़ा। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो विचार दिया वह विचार इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उनके विचारधारा पर चलने लगे, तो उनके नाम से मार्क्सवाद विचारधारा चल पड़ा। लेनिन के विचारों पर चलने वाले लेनिनवादी कहलाए, तो लेनिन के विचार लेनिनवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इन दोनों ने ही समाजवाद को बड़ा अच्छे से समझाया, तो समाज पर आधारित विचारधारा को समाजवाद कहा गया। और ये अमेरिका में रहने के दौरान इन्होंने मार्क्सवाद की पढ़ाई पढ़ी, समाजवाद की पढ़ाई पढ़ी। उत्तर प्रदेश में इसी समाजवाद के विचारधारा का हवाला देते हुए मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। बोलो। उनका कहना था कि हमारी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है, हमारा विचारधारा समाजवाद का है। कहो हाँ। इन्होंने पढ़ा, बीच में ही इनके माँ की तबीयत खराब हो गई। ये गए थे अमेरिका पीएचडी करने के लिए, किंतु वहाँ से बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर भारत लौटना पड़ा और ये पीएचडी ना कर पाए। तो सब प्रश्न आएगा कि पीएचडी यह क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके माँ की अस्वस्थता हो गई। बोलो हाँ। इनके राजनीतिक जीवन के विषय में थोड़ी चर्चा हम लोग कर ले कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था विद्यार्थी। तो राजनीतिक जीवन जब ये लौट कर आए, कहाँ से लौट कर आए? तो इन्होंने 1929 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी हमारे यहाँ, और यही कारण है कि आज़ादी के बाद निर्विरोध चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो हाँ। उसके बाद भी कई वर्षों तक लगातार कांग्रेस का ही शासन रहा। कारण आप सभी लोग जानते हैं कि कोई मजबूत विपक्षी पार्टी नहीं थी। बीच में एक दो बार कांग्रेस की सरकार गई, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार बनी वो कमजोर ही बनी, तो फिर से कांग्रेस ने वापसी कर ली। यहाँ तक कि आपातकाल के बाद चुनाव हारने के बावजूद अगला चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। तो यह है, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 1932 में भारत में एक आंदोलन चल रहा था, ये भी उसमें लड़ाई लड़े, अंग्रेजों ने भी इनको भी उठाकर जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी के गठन इन्होंने करवा दिया,
और पार्टी का नाम पड़ा, ठीक है। 1939 और 43 में भी इनको जेल जाना पड़ा अंग्रेजों के हाथों। 42 में जो आंदोलन हुआ भारत में, 42 का आंदोलन बड़ा जबरदस्त आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था जी, भारत छोड़ो आंदोलन। वह आंदोलन डुमरांव तक पहुंचा था, आप लोगों को मालूम है ना। डुमरांव में 1942 में यहाँ थाना हुआ करता था, ये शहीद स्मारक के पास में, और यहाँ थाना को फूकने के लिए जो डुमरांव के लोग आए, 4 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। जो दारोगा देवनाथ था गोली चलाई, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए, उनके बाद डेथ हुई, अनेकों लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। वो भी 1942 के आंदोलन का परिणाम था, डुमरांव तक पहुँचा था। और ये 42 पटना में भी बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ था, बोलो जी। तो 42 के आंदोलन में इनको सबसे ज़्यादा भारत में प्रसिद्धि मिली। लोगों ने जाना कि है एक लड़का, एक नौजवान जिसका नाम है जयप्रकाश, बोलो ठीक है। कहाँ गया जी? हाँ, आज़ादी के बाद 1900 एक पार्टी बनाई, नाम था, इसके गठन में इन्होंने अपना योगदान दिया और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। सक्रिय राजनीति से अलग होने का मतलब अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं रहेंगे, वो होता है सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना, बोलो हाँ। 1954 में विनोबा भावे के द्वारा भारत में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था सर्वोदय आंदोलन। इस आंदोलन से ये भी, लेकिन सबसे बड़ा काम 1974 में हुआ, जब बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। तो उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया जी। और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाई। आपातकाल के दौरान बहुत नेता जेल में गए, इनको भी जेल में जाना पड़ा। आपातकाल वह दौर था हमारे भारत में जहाँ पर सबके बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई। प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही होगा। पढ़े होंगे आप लोग तो और ज़्यादा पढ़े होंगे, हम तो सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। क्या क्या हुआ था जेल में? पत्रकारों को, राजनेताओं को, छात्रों को, जो भी खिलाफ में बोला सबको जेल में डाला गया। ये एक बहुत बड़ी घटना बनी थी। तो ये भी उस दौरान गए थे क्या? इनके ही मार्गदर्शन में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी जिसका नाम पड़ा, इन्हीं के नेतृत्व में, उनका मार्गदर्शन में बनाया गया जनता पार्टी। जबकि प्रारंभ में ये भी कांग्रेस के ही सदस्य थे, कहो हाँ। इनकी कृतियां लेखक के रूप में बहुत ज्यादा नहीं है। अंग्रेजी में एक किताब इन्होंने लिखा है, पढ़ो, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण, बोलो हाँ। कुछ कविताएं भी, कुछ डायरी और निबंध भी इनके प्रकाशित हुए हैं, बाकी ज़्यादा लेखक के रूप में प्रचलित हैं। इनको 2 बार सम्मान दिया गया, बहुत बड़े बड़े समाज सेवा में काम करने के लिए मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला। कब? और इनको भारत रत्न भी मिला 1998 में। इनकी मृत्यु 1979 में हो चुकी थी। तो कुछ पुरस्कार मरणोपरांत भी मिलते हैं, उनके परिवारजनों को दिया जाता है। उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है पोस्टमोथसली, मरणोपरांत, जो मरने के उपरांत दिया जाता है। बोलिए हाँ, ओके। पढ़िएगा पहला लाइन इनके इंट्रोडक्शन का। खड़ी पाई तक यह पहला लाइन बता रहा है कि जयप्रकाश नारायण 20वीं शती के भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे। 2 नंबर पे क्रांतदर्शी नेता थे। 3 नंबर पे
समर्पित समाज कर्मी थे। 4 नंबर पर ये सारे काम इन्होंने किए थे। यह आप स्वतः पढ़ लीजिएगा। हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब कुछ चित्रों के माध्यम से पहले हम आपको दिखा लें, फिर आपको हम ये चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक संपूर्ण क्रांति हुई थी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में, और इसी संपूर्ण क्रांति के नाम पर एक ट्रेन भी चलती है अभी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। सुना है आपने? पटना के गांधी मैदान में बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने जयप्रकाश नारायण ने स्पीच दिया हुआ था, और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र, किसान सब इकट्ठा हुए थे। उसको उस स्पीच के कारण पूरे भारत में, बिहार में सबसे अधिक, बिहार से उठी हुई आवाज़ पूरे दिल्ली में जो केंद्र की सरकार थी वहाँ तक पहुँची थी, और वहाँ से भी बार बार फोन आते थे। यहाँ पर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सी एकदम डामाडोल हो गई थी। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि यह चल रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भाषण। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा है। तब छात्र सड़कों पर आए थे, और सड़क पर आने के कारण पुलिस ने इन पर बहुत ज़्यादती की थी। इन पर गोलियां चलाई गई थी, इन पर लाठियां बरसाई गई थी, इनको उठा उठा कर जेलों में डाला गया था। बहुत अधिक छात्र मरे थे इस आंदोलन में, गोली के शिकार हुए थे। बहुत बड़ी हमारे भारत की एक बहुत बड़ी घटना है, और बिहार में बहुत बड़ा इसी आंदोलन की उपज थे श्री लालू यादव जी और श्री नीतीश कुमार। इसी आंदोलन में जेपी के साथ रहकर जेपी आंदोलन का हिस्सा बने। उनके चेहरे को भी जाना लोगों ने, जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल का नाम हमारे सामने आया और वो सीएम बने। जेपी आंदोलन की उपज हैं ये दोनों मित्र थे, नीतीश कुमार और लालू यादव, दोनों दोस्त थे, दोनों साथे में जेपी के साथ काम करते थे। बाद में इन्हीं दोनों लोगों ने बिहार में हुकूमत की। इनका ये कहना था कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। सर्वोदय आंदोलन से जुड़े होने के कारण सर्वोदय में जितने भी कार्यकर्ता थे सब इस बात के समर्थक थे कि लोकतंत्र तभी सही मायने में आएगा जब दल विहीन लोकतंत्र बनेगा। जब तक दल पर आधारित राजनीति होगी तब तक ईमानदार को चुनाव लड़ने का मौका, और वो लड़ेगा भी तो लोग उसके छाप पर वोट नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टी छाप पर वोट मराता है, और पार्टी छाप को लेने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अरे इसमें स्पष्ट लिखा गया है, पैसे का खेल होता है। और जब जो टिकट लेगा ललटेन छाप, कमल छाप, पंजा छाप, घर छाप, तो वो पैसा देकर अगर लेगा तो फिर उसमें से बहुत सारा अपना वसूल करेगा ना। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भाई नहीं जानकारी है राजनीति का बोल, लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा तो इनका यही कहना था कि जब तक यह सिस्टम नहीं हटेगा तब तक चुनाव प्रक्रिया ऐसे ही घिसी पिटी, पैसा लगेगा, चुनाव में पैसे बहाए जाएंगे, बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए और फिर वो वसूले जाएंगे जनता से। तो इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। कहो हाँ। अब हम ये शुरू करते हैं पाठ भाषण। आप लोग तस्वीर देखकर काम चलाइए, हम भाषण पढ़ाते हैं। किताब अपने सामने रखिएगा। यह डुमराव नहीं, यह पटना है। यह EYECC का कोचिंग नहीं, यह गांधी मैदान है। मैं मनोज सर नहीं, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण हूँ। यह 2024 नहीं,
यह 1974 है, हम 50 वर्ष पूर्व हैं। बोलो। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, भाषण चल रहा है, भाषण की शुरुआत ऐसी ही होगी। अब मैं आगे जो पढ़ूंगा तुम लोग को बुझाने वाला नहीं है। ये लाइन तो ठीक है भाई, समझ में आया। वहां पर जो लोग बैठे हैं ना, वहां पर छात्र संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं मेरे। आप लोग छात्र संघर्ष समिति के मेंबर हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश का असंख्य, हालांकि बहुत कम है तो लोग, असंख्य भाइयों एवं बहनों, मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अब आप लोगों के समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अभी कोई गाना थोड़े गाने जा रहे हैं सुनाइए, तो लग रहा है शायरी आने वाला। अर्ज किया जा, अर्ज हो, अर्ज, इरशाद इरशाद इरशाद। वाह वाह, देंगे कैमरे में भूख देंगे हम अभी। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, तो मैंने स्वीकार किया। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में एक दिन है कि 2 दिन मेरा में ढका हुआ है। 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। अभी हाल ही में अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां बजती है, लेकिन कहते हैं तालियां हरगिज ना बजाएं। मेरी बात चुपचाप से बोलो। अभी तुम लोग को ये नहीं आइडिया मिला होगा कि अचानक ही मंच पर आकर जेपी साहब कोहने का लग गए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट भाषण में उसके आसपास कार्यक्रम क्या हुआ उसके बारे में हमें कुछ मालूम। तो मेरे मंच पर आने से पहले फणीश्वर नाथ रेणु मंच पर आए हैं। तो जब मैं मंच पर अब आया हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि अभी अभी कौन आए थे? रेणु जी आए थे। उन्होंने कविता पढ़ा यहाँ आकर। नाम सुने हो रेणु जी का? अरे कवि है भाई, फणीश्वर नाथ रेणु। अरे रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, सब लेखक। फणीश्वर नाथ रेणु जी आए। अनुरोध तो वास्तव में उनका था। वो कहते थे कि हमको भी एक कविता पढ़नी है जेपी साहब आपके मंच पर। मुझसे पूछा गया कि क्या फणीश्वर नाथ रेणु को इजाज़त है, तो मैंने कहा हाँ इजाज़त है। लेकिन इनकी कविताओं ने बहुत सारी घावों को कुरेद दिया, वो पुरानी जख्म हरे हो गए। अभी अभी कुछ हमारी ज़िंदगी में बहुत खराब घटना घटित हुई, और आज फणीश्वर नाथ के रेणु की कविताओं को सुनकर वो सारी पुरानी बातें जागृत हो गई, हृदय भर उठा है। आपको मालूम ना होगा, मैं वेलोर अस्पताल जा रहा था, तो लोगों को कुछ नहीं बुझा रहा था, फिर भी मैं वेलोर अस्पताल जा रहा था। अब वेलोर अस्पताल जाने के क्रम में, और माइक क्या है हम पकड़े हैं जी, तो माइक तो है। वेलोर अस्पताल जाने के क्रम में मेरे एक मित्र का घर पड़ता है, उनका नाम है ईश्वर अय्यर। तो उनके घर पर जाकर मैं 2 दिन तक रुक गया, और वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए, बाबू आओ जी, हमारे विद्यार्थी डिफरेंट है, आओ। बुझा गया हम नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसे। सोचे थे कि थोड़ा पोडियम वाला फीलिंग ले ले, भाषण देना था। रे पगला, मैं ठीक सोचा था, ये लोग सीधा इसी वाले हैं। थैंक यू। चलो ये प्राणी, चलो हाँ लीजिए, आइए अपने गधे पर, मतलब जगह पर। मैं ईश्वर अय्यर के यहाँ पहुँचा।
कहो हाँ। इनके घर पे जाकर रुका, यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए दिनकर जी भी आए। अब मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा, मैं केवल समझा पाऊंगा। भाषण देने के लिए वैसे होना था, वो भाषण था। हाँ, गंगा बाबू मेरे से मिलने आए, या यूं कहे तो गंगा बाबू मिलने नहीं आए थे, गंगा बाबू तो इन्हीं के साथ दोनों साथे में रहते थे। तो जब मैं ईश्वर अय्यर के घर पे 2 दिन रुका तो मेरी 2 लोगों से और मुलाकात हुई। किससे? दिनकर जी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। दिनकर जी मतलब कौन? रामधारी सिंह दिनकर। बड़ी खुश थे। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, अभी हाल की कविताएं थी। उन्होंने मुझे वो सारी कविताएं मुझे सुनाई और मुझसे उन्होंने कहा कि जेपी साहब, आपका ये आंदोलन वाकई में विश्व में एक नाम कमाएगा। उन्होंने मेरी आंदोलन की तारीफ की। उन्होंने कहा था कि आपके इस आंदोलन को देखकर मुझे लगता है कि जो आशा मेरी थी आपके इस आंदोलन में मेरी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। बोलो हाँ। आपने जो ये आंदोलन चलाया है, आपने जो ये आह्वान किया है, आपने देश के तरुणों के लिए बहुत किया है। देश के तरुणों के लिए, तरुणों का मतलब तो तुम लोग को मुझे नहीं लगता कि समझ में आ रहा होगा। तरुण 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 किधर गया जी? तरुण, तरुण का मतलब ये होता है जी, दिख रहा है क्या? राइटिंग विजिबल है? हाँ जी, थोड़ा और डार्क चाहिए ना, वाइट बैकग्राउंड है ना। ना रुको ना जी, हम नहीं लिखेंगे रेड से, मेरा मन नहीं है। दिख रहा है लेकिन वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि दिखना चाहिए। लेकिन हम ब्लैक नहीं लिखेंगे, तू लोग कतनो बोलेगा, रेड नहीं लेंगे। अनरे का ये तो लहना सिंह ने सुना था जी। नहाती हुई वैष्णवी से टकराया, आनरे वाला का उपाधि पाया, तब जाकर चलो लहना सिंह से वापस निकलो। आपने देश के नवयुवकों के लिए बहुत किया है। इतनी तारीफ की थी मेरी रामधारी सिंह। ये सारी बातें कौन बोला था? किससे बोला था? जेपी से। और जेपी किससे बोल रहे हैं? मंच पर बोल रहे हैं, जनता सुन रही है। तो जब जनता ने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर ने इतनी तारीफ की थी तो जनता बजाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, ताली हरगिज ना बजाइए, मेरी बात सुनिए चुपचाप से। समझिए, यहाँ पर हम नेता, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। क्या हम आए हैं ताली बजा दीजिएगा, फलाना नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही ना होता है जी। 10 को पावर लेकर घूमना पड़ता है वैसा, कि जहाँ भी तो क्यों ताली बजे तो पीछे से चल फलाना नेता जिंदाबाद, यही होता है ना। वो सारी सेटिंग होती है ताकि एकदम जमाना चिल्लाए, खुश हो। अब आप जान लीजिए, अब मैं पहले की तरह अपने मुंह से हुंकार नहीं भरूंगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं विचार व्यक्त करूंगा, विचार। लेकिन जो विचार मेरे होंगे ना, वो भी कैसे होंगे? हुंकार वाले होंगे, क्रांतिकारी होंगे मेरे विचार। और जब विचार क्रांतिकारी हो तो क्रांतिकारी विचार पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है जी। विचार पर अमल करना ठीक है, लेकिन विचार अगर क्रांतिकारी हो तो उन पर अमल करना आसान नहीं है, यानी कि मुश्किल। बोलो हाँ। अमल करने के लिए आपको बलिदान देना होगा, नींद को त्यागना होगा, कष्ट सहना होगा, तब अमल होगा। बोलो, गोलियां खानी होंगी आप लोग तो कहे ना कि हाँ पाचक वाला लेकिन होना चाहिए, जितनी बढ़िया होगा गोली तो खाने में आनंद आता है। लेकिन वो दूसरी गोली की बात हो रही है, ढाई ढाई लाठियां खानी होंगी। बोलो, जेल को भरना होगा, तब जाकर ये क्रांतिकारी विचार पर आप फॉलो कर पाइएगा। बोलो हाँ। आप भागिएगा पुलिस से छुपकर तो आपके जमीन की कुर्कियां होंगी, आपके जमीन को जब्त किया जाएगा आपको सरेंडर करवाने के लिए। जब अपराधी सरेंडर नहीं करता तो उसके जमीन की कुर्की होती है, जानते हो?
और दबिश पड़ने पर अपराधी सरेंडर करने आता है, आत्मसमर्पण। कहो हाँ, ये सब होगा आपके जीवन में। ये क्रांति है मित्रों, ये क्रांति है। और ये क्रांति ही नहीं, संपूर्ण क्रांति है। और कोई ये ना समझेगा कि हमारा ये आंदोलन विधानसभा के विघटन के लिए है। हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं, ये भी है। विधानसभा के विघटन का मतलब समझाओ, मुख्यमंत्री को हटा देना। अगर बिहार के विधानसभा का विघटन होगा मतलब नीतीश कुमार को हटाना। अरे बोलो हाँ, तो तब भी तो कोई मुख्यमंत्री होगा। कहो तो हमारा क्या लक्ष्य विधानसभा का विघटन। हालांकि ये भी एक मंजिल है जो इसी रास्ते में आता है। हमारा आंदोलन इस रास्ते पर जा रहा है, ऐसे समझो, ऐसे हमारा आंदोलन। बुझाइए नहीं रहा, फिर से बुझो। खाओ जी आंदोलन है ना, मत जाओ तुम्हें हो। रुको, बढ़िया चित्र बनाते हैं, दिखा रहे हैं तुम लोग को मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं हम, है कहना चाहते हैं ये रास्ता है, इसमें हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है? इस रास्ते में बहुत सारे बीच बीच में मंजिल पड़ेंगे। अरे बोलो बादशाह, बोलो। इस मंजिल, इस रास्ते के बीच में विधानसभा का विघटन भी एक है। लेकिन वही केवल, बस समझ गया तुम, केवल यही नहीं है, लेकिन वो भी है। हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। अभी जवाहरलाल नेहरू के अगर शब्दों में कहें तो न जाने अभी कितने मील दूर जाना है हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अमृत it will take some time. In the evening I can do it because बताए तो थे बीच में तबीयत खराब थी। Yes, everything has to be prepared. Nothing is pre-ready. Health condition is there, I told you na. That is why I am able to make only one audio clip every day. The voice is still not supporting na. And I am in the classroom and live also. Your voice is also going to my live class. Okay, bye bye. Okay. सॉरी, कॉल आ गया था विद्यार्थी, आप लोगों से तो छुपा लिया, लेकिन ऑनलाइन में जा रहा है क्योंकि ये माइक तो स्टिल वर्किंग। हाँ, कहाँ नेहरू जी के शब्दों में कहें तो दूर जाना है, अभी मीलों जाना है। बोलो, हमें उस स्वराज को पाना है और इसके लिए बहुत दूर, और उस स्वराज को हमें फिर से अपने देश में लाना है, जिस स्वराज को पाने के लिए हमारे देश के लाखों युवाओं ने अपने जिंदगी को कुर्बान किया था अंग्रेजों से लड़ते समय। क्योंकि उन्हें चाहिए था क्या? वो स्वराज्य चाहिए था जिसके लिए सरदार भगत सिंह, इनके तमाम साथी, बंगाल के क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी, सभी ने गोलियां खाई या फांसी के फंदे पर लटकाए गए। हमें वह स्वराज अपने देश में लाना है, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, वह स्वराज्य हमें लाना है। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल बीत गए, अभी तो और ज़्यादा बीत गया। इतना में 50 और जोड़ लो। अरे बोलो यार, हाँ। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे यहाँ क्या है, इस स्वराज में जनता क्या कर रही है? इस स्वराज में चारों ओर सोच लो, ये 74 में भी होता था, ये 24 में भी हो रहा है, ये 54 में भी होगा, 2074 नहीं, 2174 में यही लिखा जाएगा। ये तीनों कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि तीनों को समाप्त।
भ्रष्टाचार खत्म होगा ऐसे लोग रहेंगे तो। यही लोग पढ़ने के क्रम में पढ़ाई नहीं करते, आगे चलकर ये लोग किसी नौकरी लग जाएगी तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा वहाँ पर। यही लोग, तुम ही लोग तो भ्रष्टाचार करोगे। तुम ही लोग जाओगे कहीं नौकरी लगेगी, करो पोस्ट पे बैठेगा, धीरे से कहेगा ले आइए छोड़िए है ना, ऐसे थोड़े काम होता है। अच्छा, एक हैरत की बात ये है कि 74 में भी भूख थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, भ्रष्टाचार था, आज भी तो वही। तो कब नहीं थी? तो पता चलता है कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जब नहीं थी। इतने बड़े देश में आप ये अगर चाहोगे कि ये समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट नामुमकिन। हालांकि कोशिश जारी होनी चाहिए, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है, और याद रखेंगे जितने लोग होंगे उतनी तरह का माइंड होगा। यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल द माइंड्स। आप कितना भी सख्त कानून बना ले, क्राइम होगा, हो ही रहा है। बोलो जी, अलग अलग टाइप के लोग हैं ना। तो हमारा देश बहुत बड़ा है जी, इसीलिए कभी भूख, महंगाई, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। जनता को अपना काम करवाने के लिए तब भी रिश्वत देना पड़ता था, जनता को अपना काम करवाने के लिए। ये जेपी साहब तब कह रहे हैं, आज भी तो लोग वही कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज वो चिल्ला रहे हैं। हमारे बाद हमारे नाती पोता लोग 2074 में वो कहेंगे रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब पता नहीं हम लोग कितने से सुन रहे होंगे, ऊपर से मान लिया है। अरे पगला, मनाओ कि 2074 तक तो यहीं पर रहे हम लोग। चलो, अब जनता का कोई काम नहीं लगता क्या? चाहे सरकारी दफ्तर में जाओ, बैंक में जाओ, हर जगह इलेक्शन का टिकट लेना है। ये नहीं मत समझना कि रेलवे टिकट लेना है, इलेक्शन का टिकट लेना, जहाँ भी जाओ रिश्वत के बगैर काम। इलेक्शन का टिकट में तो और ज़्यादा जी। भाई अगर पार्टी का सिंबल चाहिए, सिंबल पे लड़ेंगे तो भाई खर्चा तो करना होगा। एवरीबडी नोज दैट। पार्टी फंड में आपको जमा करना है। ये जेपी साहब यही कह रहे हैं कि हर जगह तो पैसा ही दिया जा रहा है। अरे बोलो, जहां भी जाओ रिश्वत के बगैर जनता का काम। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता को दबा दिया गया है। शिक्षा की सारी संस्थाओं को भ्रष्ट कर दिया गया है। हजारों नौजवानों को अंधेरे में पड़ा हुआ। आज भी तो वही कह रहे हैं कि नष्ट हो गया है जीवन, और कुछ लोगों का नष्ट हो रहा है, कुछ लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। आप उनमें शामिल हैं। आपका हो नहीं रहा, आप कर रहे हैं। शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन सिर्फ गुलामी की शिक्षा। केवल आपको चाहिए ऐसी शिक्षा। आप देख रहे हो शिक्षा का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि पहले जा रहे हैं कोचिंग में तो क्या करें सर, को वो लड़ जाता है आपका पढ़ाया हुआ। लो, ये तो लड़ाने आया है। अब इस लड़ाने के चक्कर में मास्टर साहब भी बोर्ड पे क्या लिखवा रहे हैं, 100% लड़ने की गारंटी। अब वो पढ़ाएंगे कि वो लड़ाएंगे? नहीं लड़ा तो फुल पैसा वापस। एक तो मैंने फेसबुक पर एक बैनर पढ़ा, उसमें लिखा था 100 में 100 नहीं लड़ा तो इस चौराहे पर मुझे जिंदा जला देना। बंदे का कॉन्फिडेंस, अगर एक नहीं लड़ा तो वो जिंदा जलने को तैयार है। तो ये गुलामी की शिक्षा है जी, गुलामी की शिक्षा। आप लड़ाने आए हो, आपको अपने शिक्षक से नॉलेज को गेन करना था। अपने शिक्षक को ऑब्जर्व करो, उनकी बातों को एब्जॉर्व करो, ऑब्जर्व करो उनको, और उनकी बातों को एब्जॉर्व करो। समझ रहे मेरी बात? तुम लोग के सामने ये प्रवचन देने का तो फायदा कोई है नहीं। आखिरकार तुम लोग भी तो लड़ाने वाला ही ज़्यादातर बैठा हुआ है। अजब कि लेना था तुम लोग को नॉलेज, नहीं तो वो गुलामी की शिक्षा होगी। पास हो गए, नौकरी का जब टाइम आया तो देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। गुलामी की शिक्षा लोगे तो देखो, पढ़ो, तब मत कहना कि नौकरी नहीं मिल रही है। तू तो लड़ा के पास हुआ है, ज्ञान तो लिया नहीं था, खाली इतने पढ़ रहा था कि हई आएगा सर 2 नंबरिया है, हई 1 नंबरिया बताइए ना कौन कौन आएगा। बस 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया कर रहे हैं हम लोग। मार्क्स तक नहीं बोलते हम लोग, पर कहते कौन नंबर आया है, जबकि बोलना था कितना मार्क्स आया है। नंबर तो संख्या है जी, 1 2 3 4 5। तो हम लोग केवल लड़ाने वाली पढ़ाई पढ़ रहे, तो गुलामी की शिक्षा मिल रही। नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ेगा, 74 में भी 24 में भी। अरे कहो हाँ, नौकरी मिलती नहीं,
अरे बोलो, दिन ब दिन और गरीबों की बेरोजगारी तो और ज्यादा बढ़ रही है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नारा पे नारा लगाएगा, गरीबी हटा दिया जा रहा है। गरीबी कहाँ से हटे? गरीबी हटने वाली है इस पॉपुलेशन में, और ऊपर से कुछ काम किया नहीं जा रहा। कम से कम कोशिश तो की जाए, कुछ सख्त उपाय भी लेना पड़े, कदम तो लिया जाए। लेकिन देश को अच्छा बनाने के लिए गरीबी मिटाना ये सब बहुत जरूरी है। बोलो हाँ। तो यही बात वो कहते। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। मुझे याद है वो दिनकर जी, उन्होंने मुझे कुछ शब्द सुनाए थे वहाँ पर। कहाँ पर? अय्यर जी के घर पे। बड़ा अच्छा लगा था उनके शब्द को सुनकर। उसी रात जब वो वहाँ से विदा लिए, उसी रात को हमारे एक और मित्र थे रामनाथ जी गोयन का, ये इंडियन एक्सप्रेस के, तो ये दिनकर जी अय्यर के यहाँ निकलकर इनके यहाँ गए। और से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एगो कानवा बंद कर लेगा रे पगला, माइंड को पूरा ओपन छोड़ो, डिब्बा बंद ना करो। माइंड इज लाइक अ डिब्बा, इफ इट इज ओपन माई टीचिंग विल एंटर, इफ यू शट द डिब्बा माई टीचिंग विल नॉट एंटर योर माइंड। हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में बतिया रहे हैं, तो बड़ा नाइंसाफी है। हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। आप कृपया करके डिब्बे को अपना खुला रखें, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आपके मस्तिष्क में प्रवेश करे। यदि आप डिब्बे के बंद करके रखेंगे तो हमारी बोली गई बातें आपके मस्तिष्क से टकरा कर पूरा मेरे मुखार बिंदु पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पहुँचते हैं क्या? हाँ, हिंदी में बोल दिया अपनी बातों को। ओके। ये वहाँ से निकले रामधारी सिंह दिनकर, और कहाँ गए? रामनाथ जी के घर पे। और उसी रात को बेचारे वहाँ जाकर मेहमान बने। और उसी रात को रामधारी सिंह दिनकर को दिल का दौरा पड़ा था, और 3 मिनट में ही रामनाथ गोयनका जी ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था। उस हॉस्पिटल का नाम शायद ये था, पढ़ो बाबू, क्या था? इतना इंतजाम था वहां पर कि क्या कहा जाए। अगर पटना का अस्पताल होता तो 3 मिनट तो दूर, 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। अरे बोलो, सभी डॉक्टर वहां पर हर तरह के औजार को लेकर, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा। उसी रात को आखिरी मुलाकात जेपी की उनसे हुई थी। हम मुलाकात के अगले ही दिन उनका डेथ हुआ था। बोलो जी, जिंदा ना हो पाया, उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, जो रेणु जी ने आज कविता यहाँ सुनाई ना, उनका सुनकर मुझे उनका सुंदर वो चेहरा, वो सौम्य सा चेहरा, वो जोशीला सा चेहरा फिर से आज लगता है कि हमारी जिंदगी में 2 मित्रों की बहुत बड़ी कमी है। काश वो दोनों होते। कौन कौन? एक भाई थे बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अरे बोलो हाँ। उनकी कलम में इतनी ताकत थी कि अगर आज मेरे जुलूस का वर्णन, इस सभा का वर्णन अगर वो कर देते, वो कौन? बेनीपुरी जी, तो उनके एक एक शब्द में क्या निकलता। आज अगर दिनकर जी जिंदा होते और मेरे इस सभा पर कविता लिखते, जब वो लिखते नए भारत के, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, ये शुरू हुआ है, प्रारंभ हो गया। अगर आज के आंदोलन का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कविता में कर दिया होता तो उनकी कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक ऐसा साहित्य तैयार होता कि अमर हो जाता। और हमारी इस नवीन क्रांति, नवीन क्रांति, नया क्रांति का वो वर्णन। लेकिन बड़ी दुख की बात कि आज ना हमारे पास दिनकर जी हैं, ना हमारे पास बेनीपुरी जी हैं, लेकिन हमारे पास आप हैं। आप इस क्रांति को जिंदा रखेंगे तो खा पी कर ताकतवर होकर कल आइएगा, कल लाठी खाना पड़ सकता है। ठीक है? ओके।